श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। स्वयं सिद्ध मुहूर्त है या नहीं है, इसमें शुभ कार्य करें नहीं करें, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, संवत 2080 शक 1945 वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। द्वितीया घटी में कम होने से अक्षय तृतीया का पर्व द्वितीया को ही रहेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं, ये श्री भादव माता पंचांग है। पूरे भारत में इसका उपयोग निर्बाध रूप से किया जा सकता है। इसमें लिखा है 22 अप्रैल द्वितीया शनिवार को श्री शिवाजी जयंती होगी, श्री परशुराम जयंती होगी, अक्षय तृतीया आखा तीज होगी। 23 तारीख तीज रविवार को तृतीया तिथि 4 घटी 15 पर ही है। इससे तृतीया का पर्व तृतीया को न होते हुए द्वितीया को होगा। अब देखिए, अक्षय तृतीया को बिना कुछ देखे स्वयं सिद्ध मुहूर्त के हिसाब से लोग मुहूर्त करते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, अक्षय तृतीया पर कभी भी न तो ग्रह आरंभ का मुहूर्त होता है, न कभी ग्रह प्रवेश का मुहूर्त होता है। क्योंकि अक्षय तृतीया पर वास्तु चक्र हमेशा अशुद्ध होगा। आप भले 1000 साल का पंचांग उठा के देख लीजिए, वास्तु चक्र आपको अशुद्ध मिलेगा। इसी प्रकार ग्रह प्रवेश में कलश चक्र 1000 वर्ष का पंचांग उठा के देखेंगे तो भी कलश चक्र शुद्ध नहीं मिलेगा। अर्थात न तो इस अक्षय तृतीया पर ग्रह प्रवेश कर सकते हैं, न ग्रह आरंभ कर सकते हैं। अब बात आती है विवाह की। तो इस दिन क्या होता है कि सूर्य उच्च का रहता है और गुरु भी उच्च का या स्वक्षेत्रीय आ जाए, और चंद्रमा इस दिन उच्च का होता ही है लगभग 90% या 80%। तो इससे क्या होता है कि सूर्य चंद्र गुरु का बल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उससे लोग कहते रहे नहीं, अक्षय तृतीया को तो कर सकते हैं, और उस चक्कर में इसको विवाह को करने लगे हैं। अब देखिए, विवाह में वर्जित योग परिगार्ध हुआ, व्यतिपात हुआ, विद्रति हुआ, या हमारा जो नाग भुजंगपात है वो हुआ, या पाप ग्रह भेद हुआ, तो या पाप ग्रह युति हुई, तो उसमें विवाह कैसे करेंगे? क्या ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त उस दोष का परिहार कर देगा? नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करें तो अगर यहां पर बृहस्पति या शुक्र का तारा अस्त है तो उसका दोष ये मुहूर्त किस प्रकार दूर कर देगा? देखिए, एक बात और आती है कि गुरु शुक्र यदि अस्त हो, जिसको लोभ कहते हैं, लोभ हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के मुहूर्त का शुभारंभ नहीं किया जा सकता है। आप देखिए कि जन्म पत्रिका जब हम देखते हैं तो शनि यदि अष्टम में बैठा हो तो वो उसका परिहार कर देगा, वो वहां देख रहा है तो वो उसका परिहार कर देगा। ऐसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त में कुछ आता नहीं है।
स्वयं सिद्ध मुहूर्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रामनवमी, उसके बाद आगे चलो तो हमारे अक्षय तृतीया, फिर पूर्णिमा आ गई, विपर पूर्णिमा, फिर आषाढ़ में बड्डली नवमी, फिर आपका देवशयनी, फिर आपका वहाँ पर आगे चलेंगे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी से आगे चले तो दशहरा, दशहरा से आगे चले तो फिर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, फिर उसके बाद आपके देवउठनी एकादशी, वहाँ से आगे चले तो फुलेरा दूज। इस प्रकार स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी बढ़ते जा रहे हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त किस कारण से, एक गुरु अस्त का या शुक्र अस्त का या परिगार्ध का या क्रांति साम्य का या पाप ग्रह युति का या भुजंगपात का या मृत्यु पंचक का, ये किस प्रकार से परिहार कर देंगे? नहीं कर सकते हैं। और उसका फल यजमान को भुगतना होता है। देखिए, अभी अक्षय तृतीया पर बहुत सारे यज्ञोपवीत संस्कार कर देते हैं, जो कि गलत है। गलत क्यों है कि जैसे अभी गुरु का तारा अस्त है, यज्ञोपवीत संस्कार में बटुक का, अर्थात जिसको यज्ञोपवीत दी जा रही है, उसका बृहस्पति बलवान होना देखा जाता है। अब यदि बृहस्पति बलवान होने के बजाय वो तो अस्त ही है, तो यहां पर यज्ञोपवीत कैसे दे सकते हैं? बहुत सारे कहते हैं उसको पहले से चालू कर दो और अक्षय तृतीया पर दे दो। अरे भाई, गुरु का तारा पहले ही अस्त है, मीन संक्रांति से ही वो अस्त चल रहा है, तो कब दे दो? क्यों भेंट पट्टी की जाए? तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना है, क्योंकि इन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों के दिन यदि कोई अशुभ योग हुआ जो हमारे लिए हानिकारक हैं, तो उसके दोष को दूर करने का इनमें कहीं कोई विधान नहीं पाया जाता है। शास्त्रों में, प्राचीन में ऐसा नहीं लिखा कि स्वयं शुद्ध मुहूर्त है तो आप सारे मुहूर्त को इसमें कर सकते हैं। अगर आपका वास्तु चक्र अशुद्ध आ रहा है, मैं बताता हूं आपको, वास्तु चक्र में श्री भादव माता पंचांग को उठा के दिखाता हूं। ऐसे मौके कहूंगा तो ज्यादा उचित नहीं लगेगा। तो देखिए, वास्तु चक्र में यदि हम चर्चा करें तो जैसे 21 से 25 तक दरिद्रता, 21 के बाद 22 से 25 तक दरिद्रता और उसके आगे मृत्यु, अगर ये योग पड़ा हुआ है दरिद्रता वाला और उसमें ग्रह आरंभ किया गया, तो उस घर में दरिद्रता बनी ही रहेगी। इसी प्रकार यदि मृत्यु योग में अगर आपने उस में ग्रह आरंभ किया, तो मृत्यु भी 8 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष मृत्यु न होकर घर में कोई लंबी बीमारी अगर आपके प्रारंभ हो गई तो वो चलती रहेगी, या लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। इस प्रकार की समस्या घर में रह सकती है। यज्ञोपवीत तो गुरु के अस्त काल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे का गुरु बलवान होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में करने से बचें। और यदि कोई आपको कहता है तो उस चक्कर में भी न पड़े, क्योंकि स्वयं सिद्ध मुहूर्त किसी ग्रह के दोष को दूर नहीं कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कहते हैं कि भाई स्वयं अगर लग्न नहीं आ रहे हैं तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त में कर दो।
तो क्या उस बच्ची को चौथा या आठवां बृहस्पति है तो उसके दोष को वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त दूर कर देगा? नहीं करेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बृहस्पति अशुद्ध हो तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त उसके दोष को दूर कर देता है। तो इस चक्कर में कदापि न पड़े। अब कुतर्क उठते हैं। यदि किसी को कह दो साहब ये आपने लग्न गलत निकाले हैं, तो वो कुतर्क पर उतर के कहते हैं कि 12 वर्ष से ऊपर होने के बाद कन्या के लग्न देखने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल बात सत्य है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। परंतु वर्तमान समय में ऐसी कौन सी कन्या है जिसका विवाह 12 वर्ष की अवस्था से पहले हो जाए या 12 वर्ष की अवस्था में हो जाए? अर्थात फिर तो लग्न देखने की जरूरत ही नहीं, कभी भी विवाह कर दो। तो इस चक्कर में न पड़ना है। बहुत सारे कहते हैं कि पिता के जीवित होते ग्रह काम नहीं करते हैं, शनि जी नहीं लगते। अरे भाई, अगर किसी बच्चे को कोई ग्रह प्रभावित नहीं करता तो न वो वृद्धि करता और न उसके अंदर कोई बीमारी होती, क्योंकि जहां तक पिताजी बैठे हैं तो सारी बीमारी पिताजी को होना चाहिए, अन्य घर में किसी को नहीं होना चाहिए। पर ये बातें सब केवल कुतर्क मात्र हैं, लोगों को समझाने वाली बातें हैं। ग्रह सभी को निर्बाध रूप से प्रभावित करते हैं, उनको जिस प्रकार से प्रभावित करना होता है। तो न तो आपका स्वयं सिद्ध मुहूर्त उस ग्रह के दुष्प्रभाव को रोकता है और न ही पिताजी बैठे हैं तो पिताजी के कारण वो ग्रह का दुष्प्रभाव रुकता है। बहुत सारे कहते हैं कि 28 साल की आयु के बाद तो मंगल का दोष रहता ही नहीं है। भाई क्यों नहीं रहता? क्या मंगल तुम्हारी जन्मपत्रिका छोड़ के चला गया क्या? नहीं गया, वो जन्मपत्रिका में ही बैठा है। 28 साल छोड़ के आप मृत्यु की तरफ बढ़ने वाले हैं। 100 साल के भी हो गए तो भी मंगल आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, तो वो बैठा ही रहेगा। इसलिए हमें स्वयं सिद्ध मुहूर्तों के चक्कर में न पड़ते हुए अच्छे मुहूर्त का विचार करने के बाद ही शुभ कार्य का आरंभ करना चाहिए। ये साफ बात है। तो मुझे आशा है कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त से संबंधित आपकी गलत धारणा शायद इस वीडियो के माध्यम से कुछ कम हो, ऐसी आशा करता हूं। तो देखिए, दो बातें आपको समझ में आ गई कि कभी भी अक्षय तृतीया पर हजारों वर्षों पहले, हजारों वर्षों बाद ग्रह आरंभ और ग्रह प्रवेश का मुहूर्त न तो आया न आएगा। इसलिए ग्रह आरंभ ग्रह प्रवेश दोनों अक्षय तृतीया पर न करें, नहीं तो नुकसान के भागी होंगे। और विवाह मुहूर्त इस वर्ष नहीं कर सकते, यज्ञोपवीत भी इस वर्ष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का तारा हस्ते। अगर स्वयं सिद्ध मुहूर्त है तो फिर पंचांग वालों को भी तो इसको अपने विवाह मुहूर्त की श्रेणी में लगाना चाहिए या अन्य मुहूर्तों की श्रेणी में लिखना चाहिए। अक्षय तृतीया का ग्रह आरंभ मुहूर्त, अक्षय तृतीया का ग्रह प्रवेश मुहूर्त, अक्षय तृतीया का विवाह मुहूर्त, पर नहीं लिखते हैं क्योंकि पंचांगकर्ता इस बात को जानते हैं कि हम अशुद्ध मुहूर्त पंचांग में नहीं छाप सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें स्वयं सिद्ध मुहूर्तों के चक्कर में कदापि नहीं पड़ना है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।